तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अरीशा तुम यहाँ। जब वो अंदर आई तो हारून वहीं पर मौजूद, मगर उसे यूं अचानक देख के वो झट से उसके करीब आया। हारून। अरीशा हारून को देखकर खुश हुई, मगर इतना नहीं जितना वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा था। अरीशा तुम कैसी हो, ठीक हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। हारून डैड कहाँ है? हारून ने उसे गले लगाते हुए कहा, मगर अरीशा उससे दूर हुई। वो उसका दोस्त जरूर था, मगर वो अब किसी और के निकाह में थी। उसे अब हारून के गले लगने पर अजीब सा महसूस हो रहा था, जबकि हारून उसके साथ काफी फ्रैंक था। अरीशा वो। हारून ने नजर झुकाई। बताओ हारून, डैड कहाँ है? जेल में, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, जिसे सुनकर अरीशा के साथ उसका हैंडबैग नीचे जा गिरा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? वो जेल में क्यों है? पुलिस को कोई गलत फहमी हुई है, बिजनेस का कुछ मामला प्रॉब्लम है। उसने नजरें चुराई, जिस पर अरीशा ने उसे गौर से देखने लगी। अरीशा बस इतना जान लो, जो तुम्हें हम सबसे दूर लेकर गया था ना, हमारे हर दर्द की वजह वो है। हारून की बात को संभालनी आती थी, और बात का सारा मलबा किसी और पर गिराना और किसी और को जिम्मे ठहराना तो वो बहुत अच्छे से आता था। क्या मतलब है? तुम शेहराम के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हो? वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। अरीशा के मुंह से शेहराम का नाम सुनकर उसे हल्की से देखने लगा। क्या कहा तुमने? शेहराम? क्या शेहराम नाम है उसका? हाँ। अरीशा तुम फिलहाल अपने कमरे में जाओ। हारून मुझे डैड से मिलने जाना है। अरीशा प्लीज अभी कमरे में जाओ। आज ये सब मुमकिन नहीं है, कल मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, आई प्रॉमिस। अभी जाओ प्लीज। वह अरीशा को समझाता हुआ खुद घर से बाहर अपनी गाड़ी में बैगर कहीं चला गया था, जबकि अरीशा को हारून का यूं शेराम का बुरा कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने बहुत कोशिश की थी कि सोनी को अपनी तरफ माइल करने की, कभी प्यार से, कभी जबरदस्ती, कभी डरा धमका कर, लेकिन सोनी उससे डरने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। का उसकी और शफकत की शादी हो चुकी थी, मगर अशफाक इन सब बातों को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पा रहा था। करता भी कैसे? वो अब अक्सर उसकी आंखों के सामने रहती थी, क्योंकि शफकत उसका दोस्त जो था। शफी मैं सोच रहा था अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ, आप क्या कहते हैं? यार क्या हो गया है? मैं तो हनीमून पर जाने का सोच रहा था और तुम्हें पढ़ाई के लग गई है। शफकत ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर वो सोनिया हंसने लगी। तो एक काम करे ना, हम जर्मनी चलते हैं, वहां मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और हमारा हनीमून भी हो जाएगा। सोनी के बाबा शफी मुस्कुराने लगा। हाँ राइट, तुमने ठीक कहा है, फिर मैं कल ही टिकट करवाता हूँ, हम एक दो दिन में जर्मनी चलेंगे। वो दोनों अपने अलग घर में रह रहे थे, जहाँ शफकत बहुत कम रहता था, कि वो पाकिस्तान से बाहर ही होता था, बस कभी कभी अपने घर में आया करता था, जहाँ वो अकेला रहता था, क्योंकि उसे अपने खानदान वालों के साथ रहना बिल्कुल भी कोई खास पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद। क्या कहा? तू वापस जा रहा है? मगर क्यों? यार सोनी को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, और फिर इसी ही बहाने हम थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। तो फिर वापस कब आना है? अभी तो कुछ नहीं पता। वो एयरपोर्ट जाने से पहले सबसे मिलने आए थे, और वापस जाने का जिक्र उन्होंने पहले किसी से नहीं किया था। शफी चले, हमारे फ्लैट का वक्त हो रहा है। सोनी ने एक दिल जाने वाली मुस्कुराहट अश की तरफ उछाली, जिससे वो अंदर ही अंदर जलकर हाँ हो गया। जी हाँ बेगम जी, चलें। वो अपने मैडम के हाथों में हाथ डालकर वहां से चली गई, जबकि पीछे वो खड़ा आने वाली नजर से उसे जाता हुआ देख रहा था। अश्क आप इस वक्त घर पर? आप ऑफिस नहीं गए? सामने से हटो मेरे। जब आप आ ही गए हैं तो बाबा जान से मिलते जाएं। नहीं मिलना मुझे किसी से भी, हटो सामने से। अर्श ने उसे झटके से दूर धकेला और खुद हवेली से चला गया, जबकि दूसरी तरफ शादिया बेचारी जमीन पर गिरी अपने नसीब को कोस रही थी। क्या? बीस ने गुलहान को मार दिया? मगर क्यों? क्या पता हमें सबसे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती। रिजवा ने जब गुलहान का सुना तो वो आरजे कहने लगा, सर ये आप भी जानते हैं बीस अपने बनाए गए असूलों पर कायम रहता है। उसने पहले कह दिया था कि वो गुलहान जो मार देगा। वो अभी गुलहान मरा नहीं है, बस उसके हिस्से के कुछ जिसम के कुछ अंदरूनी हिस्से निकाले गए हैं। अभी उसकी सांसें बाकी हैं। आरजे की बार बार रिजवा ने सवाब में सर हिलाया, अपने बेड से उठने लगा, क्योंकि वो अब घर पर आ चुके थे। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा हर हाल में, ऐसा ना हो कि डॉन फरार हो जाए। सर रिलैक्स, आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं उन पर नजर रखने वाले। ठीक है, एक हफ्ते बाद आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अदालत में पेशी होगी इन दोनों की। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं 2 दिन में जरूर जाऊंगा। रिजवान की बात सुनकर अर्जुन से इजाजत लेता हुआ वहां से चला गया। 20, तुम कब आ रही हो बिल्डिंग पर? सून। वो इस वक्त तन्हाई चाहता था, क्योंकि जिस गम में वो तड़प रहा था वो नहीं चाहता था इस हालत में वो कमरे से बाहर निकले। 20 क्या मतलब? सून यार, वो मर रहा है, उसके दोनों गुर्दे निकाल चुके हैं, इसमें से अब कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय उसके दिल के। चंद सांसें बाकी है उसमें, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो वो मर जाएगा। रोहित उसे न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है आता हूँ, वो बिना कुछ सुने मुख्तसर सा जवाब देकर फोन बंद कर दिया था। थैंक गॉड, पता नहीं किस हाल में होगा, अच्छी बात है यहाँ आ जाएगा ताकि उसका गुस्सा तो थोड़ा कम हो। रोहित खुद कलामी करता हुआ बिल्डिंग के अंदर चला गया था, जहाँ बाकी सब बैठे उसकी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अबे ये कब मरेगा यार? हारिस की बात पर नौफल हाथ के इशारे से पता नहीं कहा, जबकि दूसरी तरफ महर बैठी हुई टाइम नोट कर रहे थे।
यार ये मर क्यों नहीं रहा? अरे तो अब तक मर जाना चाहिए था। हारिस अब उसका यूं डाल देकर मसाने लगा था, जिस पर बासम उठा और चलता हुआ उसके पास आया। अबे तुझे क्यों इस नसवाड़ी के मरने की इतनी फिक्र है, जल्दी है? सच सच बता, क्या तेरा भी कोई पुराना हिसाब बाकी है? यार भाई अगर वाकई ऐसी कोई बात है तो बता दे, ताकि 20 से आने से पहले पहले हम भी से थोड़ा सा बदला ले सके। बासम हारिस से आंखें छोटी करते हुए कहने लगा, जिस पर हारिस ने उसे अजीब नजर से घूरा। ना भाई ना, मेरा भला इस नसवाड़ी से क्या हिसाब होता है? मैं तो आम सा बंदा हूँ, और वैसे भी मुझे सब जैनिश के मंगेतर की नजर से देखते हैं। यार तू तब कब तक जैनिश का मंगेतर बना रहेगा? साफ साफ बोल ना कि तू बेजाद सर का सगा भतीजा है। बासम ने आईब्रो का जवाब बनाते हुए कहा, जिस पर हारिस ने उसे चुप करवाया। गाइस बीस्ट आ रहा है। अब वो सब आपस में बकबक करने में लगे हुए थे जब हुरैन ने उन्हें बताया, चल बेटा अब तो तू गया। हारिस के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आने लगी थी, जिसे वो किसी से भी छुपा ना सका। इतनी जल्दी कहाँ भाई, अभी तो वो आएगा, खेलेगा, फिर मारेगा। बासम ने हाथों के इशारे से बताया, बासम मुझे इसकी हालत ऐसी नहीं लग रही कि अब ये आप सब मजीद कोई तकलीफ बर्दाश्त कर सके। उसे तो बोला भी नहीं जा रहा। महर ने इन सब की बातें सुनकर कहा, देखो जरा कहीं मर मिरा तो नहीं गया। अभी नौफल उठकर उसके करीब बता, तभी 20 अंदर आया तो सब एक लाइन में खड़े हो गए। 20, इसके पास वक्त बहुत कम है, अब तुम जैसी चाहो उसे मौत दे दो। बासम के पापा 20 ने आरजे की तरफ इशारा किया, जिसे समझते हुए आरजे ने अपना इलेक्ट्रिक लेटर निकालकर उसको दिया। जबकि दूसरी तरफ मैं उसकी आंखों का इशारा समझते हुए एक खंजर नुमा ब्लेड और एक छोटी सी एसिड की बोतल उसकी तरफ लाई। जबकि हारिस ये मंजर बहुत ही दिलचस्पी से देख रहा था, क्योंकि उसने कभी किसी को मरता हुआ नहीं देखा था, बस हमेशा सुना ही था। 20 ने उसके सीने पर वार किया और दिल हाथ में थाम लिया और हंजा वहीं पर फेंकता हुआ खुद बाहर को चला गया। जबकि हारिस उसके आखिरी वार वाले अमल पर बेहद हैरान हो गया था। अब उसका क्या करना होगा? करना क्या है, कुछ भी नहीं। अब तो ये बिल्कुल बेकार पीस हो गया है, इसे फेंक आएंगे जंगल में, जंगली कुत्तों के सामने ये उन्हीं की खुराक बनेगा। हारून तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने यहाँ से कहीं दूर जाने को कहा था ना। शफकत उसे जेल में देखकर बहुत हैरान और परेशान हुआ, जबकि उसके से भी कहीं ज्यादा परेशान हारून था। जा रहा था मैं, आखिरी बात घर पर आया था आपसे बिजनेस की कुछ फाइल्स पर दस्तक लेने, लेकिन जब आप ना मिले तो मैं वापस जाने लगा। मगर तब भी अरीशा, हारून के मुंह से अरीशा का नाम सुनकर शफकत साहब का इंतहा का हैरान हुए। अरीशा? क्या अरीशा? क्या हुआ मेरी बेटी को? बताओ हारून, चुप क्यों हो तुम? बताओ क्या हुआ उसे? उसे कुछ भी नहीं हुआ सर, वो बिल्कुल ठीक है, मगर वो घर वापस आ चुकी है। अभी हारून आगे कुछ कहता जब शफकत की आंखों में आंसू आने लगे। क्या वाकई मेरी बेटी वापस आ गई है? और कहाँ है इस वक्त? तुमने उसे बताया तो नहीं है कि उसका बाप? रिलैक्स है, उसे सिर्फ इतना पता है कि आप जेल में है। मैंने उसे कह दिया है कि बिस्ना का कोई प्रॉब्लम है, और मैंने उसे ये भी कहा है कि हमारी हर परेशानी की वजह वो इंसान है जिसने उसको अगवा किया था। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है, वो तो उसकी तारीफ कर रही थी। हारून ने बेयकीनी की कैफे में कहता चला जा रहा था, जबकि शफकत उसकी एक एक बात को गौर से सुन रहा था और हैरान भी हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसने उसको गवाह किया वो उसकी तरफदारी कर रही थी? क्या पागल हो गई है वो? सर ये सब छोड़े, उससे भी ज्यादा अहम एक बड़ा मसला और कुछ है। मसला? अब क्या सा मसला? सर जिसने उसको अगवा किया था वो 20 है, वो तो हम सबको पता है सर, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो 20 है, मगर हमें उसके मतलब और कुछ नहीं पता था। लेकिन अरीशा ने उसका नाम लिया था। हारून के आखिरी जुमला बड़े उलझे हुए अंदाज में कहा था, जिस पर शफकत फाइनल से उसको देखने लगा। असल नाम लिया था उसने? सर बताओ हारून, क्या नाम था उस लिया था उसने? शेहराम। हारून के कहने की देर थी कि शफकत को अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो वहीं पर खड़े खड़े गिरने वाले अंदाज में अचानक बैठ गए। सर संभाले खुद को, मुझे जरूरत है आपकी। हारून जो हम समझ रहे हैं अगर वाकई वो ही हुआ तो समझो आज नहीं तो कल, मगर जल्द ही हमें बहुत बुरी शिकस्त होने वाली है। शफकत ने सोचों में गुम गहरे अल्फाज कहे थे, जिस पर हारून ने माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी। उन्हें वहां से जाकर बहुत वक्त बीत चुका था। शुरू के दिन में तो अश्क को नॉर्मल रहने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका मजा सबके साथ ठीक होता चला गया। इन दोनों वो ज्यादातर अपने बिजनेस को ही वक्त दिया करता था, और फारग वक्त में जब वो घर आता तो शादी एक बीवी की हैसियत से उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। अब तो उसका रवैया शादी के साथ भी काफी बेहतर हो चुका था। बस यही वजह थी जो शादिया को उसका कमरा वापस मिल चुका था, और कहीं ना कहीं वो इशफाक के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब भी हो चुकी थी। मगर कुर्सी पर बैठा चाय का कप थामे शादिया के बारे में सोच रहा था, क्योंकि बहुत दिन हुए थे वो अपने बाबा की हवेली नहीं गई थी। मगर अब वो 2 दिन हो चुके थे जो शायद अश्क को परेशान कर रहे थे, और वो वापस क्यों नहीं आ रहे थे। बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? अम्मा जान की आवाज पर उसकी सोच का होल टूटा। अम्मा जान अकेला ही तो हूँ, आप सो गई थी तभी यहाँ पर आ गया। तन्हाई खटकने लगी है। अम्मा जान के सवाल पर उसकी निगाहें झुकने लगी। ले आओ ना उसे हवेली से, शायद वो भी तुम्हारी ही मुंतजिर होगी। वैसे भी मेरा दिल भी नहीं लग रहा उसके बिना, बहुत अच्छी बच्ची है। अम्मा जान की बात पर अशनी स्पा में साड़ी लाया और चाय का कप वहीं पर रखकर बाहर गाड़ी की तरफ चला गया।
यकीनन उसे लेने जाने वाला था। वो अपने ही धुन में गाड़ी चलाने में मसरूफ था। उसे ध्यान ही नहीं रहा था कि वो इतने बड़े रोड पर गाड़ी चला रहा है। जब उसने सामने से आते हुए ट्रक का हॉर्न सुना तो वो होश में आया, मगर ये क्या, ट्रक तो उसके बिल्कुल करीब था। कोई जगह नहीं थी कि वो गाड़ी मोड़ ले। उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। वो मजीद कुछ सोचता कि गाड़ी ट्रक से जा टकराए। देखते ही देखते उसका पूरा वजूद मुंह में लथपथ हो गया। ट्रक वाले ने जल्दी से अपना ट्रक से उतर कर नीचे आया और बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। साहब ने उसे अस्पताल पर मुंतकिल किया, जबकि ये खबर अम्मा जान को भी पहुंच चुकी थी और उन्होंने शादिया को भी इत्तला कर दी थी। वो दोनों ही भागते हुए अस्पताल पहुंची, जहाँ अश्क का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? ऑपरेशन चालू रहा है अम्मा जान, बस आप दुआ करें। ऑपरेशन अगर कामयाब हो गया तो उसकी जान बच जाएगी। ये उनका फैमिली डॉक्टर था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अम्मा जान, संभाले खुद को, अश्क बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शादिया का चेहरा आंसू से भरा हुआ था, मगर वो अब भी अम्मा जान को हौसला दे रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर ऑपरेशन देते थे बाहर आया और खुशखबरी सुनाने, जिसे सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हुई थी। उसे रूम में शिफ्ट कर रही हैं। अभी वो होश में नहीं है, कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाएगा। आप लोग मिल लीजिएगा, डॉक्टर बताता हुआ चला गया था। जबकि अम्मा जान और शादिया उसे थिएटर से बाहर आता हुआ देख उसके साथ ही रूम में चली गई थी, जहाँ शिफ्ट किया गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे होश आने लगा था। अम्मा जान, अर्श बेटा, कैसा महसूस कर रही हो अब तुम? अर्श ने सुबह में सर हिलाया, जबकि अब उसकी नजर शाजिया पर गई थी, जो जय नमा पर बैठी हुई मुसलसल रो रो कर दुआएं कर रहे थे। अम्मा जान कुछ देर यूं ही उसके पास बैठी रही। फिर जब शाजिया जय नमाज से उठकर यहाँ आई तो अम्मा जान ने इन दोनों को अकेला छोड़ दिया और अपनी तबीयत का कहकर घर चली गई। तुम रो क्यों रही थी? अर्श ने उसका हाथ थामा, जिस पर शाजिया उसको देखने लगी। अब उसकी आंखें नम थी। अर्श, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अर्श ने अब उसकी आंखों को आंसू को पूछते हुए कहा और उसे अपने पास बिठाया। हम घर कब जाएंगे? अर्श, डॉक्टर ने कल का कहा है, आप भी आराम करें। शादी के बाप पर वो खामोश हो गया था, क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे इतनी जल्दी डिस्चार्ज करना मुमकिन नहीं था। मगर जब तक वो यहाँ रहा था तब तक शादिया ने उसका बहुत ख्याल रखा था। बस यही बात थी जो वो शादिया को अब चाहने लगा था। वक्त जैसा जैसा गुजर रहा था वैसे वैसे उसके दिल में अपनी जगह बना रहे थे। अब उसके दिमाग से सुन्नी काफी हद तक निकलती जा रही थी। उसे बस अब सुकून चाहिए था, जो शादिया के अलावा उसे कहीं से नहीं मिल सकता था। तो दूसरी तरफ सोनिया और शफकत भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। क्यों बंद किया है मुझे? यहाँ निकालो मुझे, मैंने कहा बाहर निकालो। मैं इस एसपी का गला दबा दूंगा। डॉन मसलसल चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से बाकी सारे पुलिस वाले उसे बेजार हो रहे थे। अभी कल तक का सब्र करो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, एक पुलिस एहलकार ने मजा लेते हुए कहा। इस बार डॉन उसको घूरने लगा। सब्र? और मैं? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ना तो डॉन कभी खुद सब्र करता है और ना ही किसी और को सब्र करवाता है। नहीं। डॉन के घुराने पर 4-5 पुलिस वाले आ खड़े हुए और जोर जोर से हंसने लगे। आप बस करो, बहुत हुआ। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। तुम सब कुछ नौकरी से आजाद ना करवाया तो कहना। जेल के सलाहों के पीछे आकर भी डॉन की अकड़ कम नहीं थी ना। तो समझते क्या हो तुम भाई? तुम खुद को थाने में हो, तुम अपने बाप के घर पर नहीं हो जो इतना उतरा रही हो। एक बंदे ने उसे डंडा दिखाते हुए कहा। हा हा हा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं जेल के अंदर रह कर भी सबका मुकाबला कर सकता हूँ, मगर मुझसे मुकाबला करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। डॉन ने एक शैतानी मुस्कुराहट उछाली, जिस पर वहां पर खड़े सारे लोग हंसने लगे। गलत, बिल्कुल गलत। तुमसे मुकाबला करने वाला पैदा हो चुका है और बहुत पहले ही पैदा हो चुका था। जानना चाहोगी वो कौन है? अभी वो कुछ कहता जब बेहजाद चलता हुआ उसके करीब आया। बेहजाद के बापा वो सवालिया नजर उसको घूरने लगा। वो बेहजाद के कहने की देर थी जब उसे सामने से दो नौजवान आते हुए दिखाई दिए। उनकी पर्सनैलिटी से तो वो दोनों ही कोई बिजनेसमैन मालूम हो रहे थे। वो दोनों दुनिया के सबसे मुख्तलिफ इंसान थे। एक था जिसका दिल पत्थर का था और दूसरा जिसके पास दिल ही नहीं था। जब करीब आए तो उनमें से एक को डॉन पहचान लिया था, वो रोहेल था, जबकि दूसरा शख्स उसे अनजान लग रहा था। रोहेल को देखते ही उसका कहकर पूरे थाने में गूंजा। आओ आओ, एसपी के होने वाले दामाद, तो तुम करोगे अब ड्रांग का मुकाबला, जो खुद तक को पहचान बचा ना सका। रोहेल की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया था। फर्स्ट तो ये कि मैं एसपी का होने वाला दामाद नहीं हूँ, बल्कि आफ्टर ऑल दामाद बन चुका हूँ, वो भी बहुत पहले से। और सेकंड ये कि तुमसे मुकाबला मैं नहीं ये करेगा। रोहेल की बापा डॉन ने बराबर वाले शख्स को देखा, जिसकी आंखों से उसे वैसे टपकती हुई नजर आ रही थी। वो कोई आम शख्स नहीं था, वो बीस था, वही बीस जिससे डॉन भी डरता था। कौन हो तुम? सब बीस कहते हैं। बीस ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक अलग ही स्टाइल से कहा, जिस पर डॉन भी उसे गौर से देखने लगा। यही है हमारा बीस, जो तुम जैसे डॉन पर बाड़ी है। बेजाद की बात को सुनकर डॉन खामोश हो गया था, क्योंकि बीस ये बात अच्छी से जानता था कि डॉन उससे आज भी खौफजदा है। एस के बीस के पूछने पर बेजाद ने उसे बाहर की तरफ इशारा किया। दरअसल उसे बाहर की तरफ आम कैदियों की तरह रखा गया था। बीस बाद में सर हिलाते हुए वापस जाने लगा। क्या चाहते हो तुम मुझसे? डॉन की आवाज पर बीस के कदम रुके। इंतकाम, बीस एक ही लफ्ज कहता हुआ वहां से चला गया था, जबकि डॉन पीछे खड़ा इन सोचों में गुम हो गया था कि आखिर बीस का उसे कौन सा हिसाब बाकी है जो वो ये सब कर रहा था। आखिर वो क्यों उसके धंधे को तबाह करने में पुलिस का साथ दे रहा था।
6 साल बाद। यूसुफ किधर जा रही हो बेटा, इधर आओ जल्दी वापस, शाबाश। देखो खाला जानी आपसे बात करना चाह रही हैं। 5 साल का यूसुफ कभी इधर तो कभी उधर भाग रहा था, जबकि शादिया उसके पीछे पीछे भाग रही थी, मगर वो कहाँ किसी को सुनने वाला था। नहीं, मुझे नहीं करनी खाला जानी से बात, उनसे कहें कि वो मुझसे यहाँ मिलने आए, मेरे घर पर था, मैं उनसे बात करूंगा। यूसुफ भागता हुआ अपने कमरे में चला गया था, जबकि शाजिया अब हार मानते हुए वापस अपने कमरे में आ गए थे। तुमने सुना सोनी क्या कह रहा था, ये नवाबजादा अपनी खाला जानी से मिलना है। शादी के बाद सोनिया हंसने लगी। बजो फिर तो जल्दी से उसे खुशखबरी सुना दे, क्योंकि मैंने शफी से बात कर ली है, हम लोग वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ हमेशा तो रहा नहीं जा सकता था, और फिर जैसे ही यूसुफ सबके साथ रहता है, सबको जानना है पहचानना है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी यूं ही अपने बड़ों के बीच रहे और सबके साथ जिंदगी गुजारे। सोनी, मैंने तुमसे जब भी कहा था, जब तुम्हें और शफी को यह खुशखबरी मिली थी कि वापस पाकिस्तान आ जाओ, मगर न जाने क्यों तुम दोनों को वहीं पर रहने की जिद थी। खैर, अब तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अम्मा जान के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, तुम आ जाओ तो मेरे साथ रहोगे यहीं पर, फिर मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। शादिया से समझाने वाले अंदाज में कहने लगी, जबकि सोनिया अब काफी मुतमिर थी। वो वापस आने के लिए अब तैयार थी। उसे जहाँ से जिस वजह से जाना पड़ा था वो वजह कोई और नहीं बल्कि इशफाक था, मगर अब जब वो एक बेटे का बाप बन चुका था तो फिर उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, और फिर उसे भी अपनों के बीच भी ही रहना था, क्योंकि वो अंदर से बहुत बीमार थी। वो जो किसी के सामने जाहिर नहीं करते थे, लेकिन आ वक्त गया था फिर बहन से मिलकर उसे सब कुछ बताने का। वो कब से नाराज बैठा था जब शादिया उसके कमरे में आए। यूसुफ माम के प्रिंस शादिया उसके बराबर आ बैठी थी, मगर वो अब तक मुंह बनाए बैठा था। गुस्सा तो उसका साथ में आसमान को छू रहा था। मेरा प्रिंस नाराज है मॉम से। मॉम, डैड किधर है, डैड हमें टाइम क्यों नहीं देते। अभी वो उसे मनाने ही लगी थी जब उसने एक नई बात शुरू कर दी थी, जिसे सुनकर शादिया खामोश सी हो गई थी। अब आप कहेंगे कि डैड बहुत बिजी रहते हैं, इतना भी क्या बिजी रहना कि अपने सन को टाइम ही ना दे सके। यूसुफ का लहजा इतनी सी उम्र में भी काफी सहा था। मेरी जान, डैड वाकई बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, जैसे ही आज वो ऑफिस से आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। शादिया ने उसे मनाने की नाकाम कोशिश की, जिस पर वो बिना कुछ कहे अपने हाथ पर पकड़े हुए टॉयज पर जोर दे रहा था, जैसे अपना गुस्सा उस बेजान शय पर निकाल रहा हो। अच्छा ना माम की जान, सुनो तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज, उसने लापरवाही से पूछा, जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो। खाला जानी पाकिस्तान आ रही हैं। शादिया के कहने की देर थी जब पल भर में यूसुफ का गुस्सा कहीं गायब हो गया। क्या सच्ची? जी हाँ मेरे छोटे प्रिंस, अब तो खुश होना आप। जी हाँ माँ। यूसुफ की बात पर शादिया को थोड़ी तसल्ली हुई, वरना उसे अपने बेटे की नाराजगी से बहुत डर लगता था। और अगर एक बार नाराज हो जाए तो उसे मनाना बहुत मुश्किल था। वो कम उम्र जरूर था, मगर कम अकल नहीं। वो आंखों में वैश लिए बाहर की तरफ आया था, जहां बाकी कैदी क्या थे। वहीं एसके भी अपने करतूतों की वजह से आम कैदियों की तरह जेल में सड़ रहा था। सलाम ससुर जी। जिस तरह डॉन ने आज पहली बार ब्रिस को देखा था, इसी तरह एसके ने भी पहली बार ब्रिस को देखा था। उसे देखकर वो अचानक से खड़ा हो गया था। न जाने क्यों उसे गौर गौर से देखने लगा, जैसे उसमें कुछ तलाश कर रहा हो। बताना पड़ेगा, यहाँ पहचान के अपने दामाद को। शहराम की बात पर एसके के चेहरे पर हैरानो परेशान वाले तासरात नुमाया होने लगे। तुम बीस्ट हो, तुम ही शेराम होना। वो अपने दिमाग पर आई बात पर ज्यादा देर दिमाग न रख सका। उसकी बात सुनकर शेराम एक तरफा मुस्कुराने लगा। तो मतलब सर जी को अपने दामाद का नाम भी पता चल गया, और अच्छा हुआ, पता चलना भी चाहिए था, क्योंकि अगर किसी ने पूछा कि कौन है तुम्हारी बेटी का किडनैपर और तुम्हें यहाँ तक लाने वाला इंसान, तो सर जी को उसका नाम तो पता होना चाहिए ना। बकवास बंद करो, तुम क्या चाहती हो मुझसे। देखो मैं सर कह रहा हूँ उनके माजी में जो कुछ हुआ। हाँ, ना ना ना, इस मौके पर ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ, लेकिन अगर आपको वाकई कोई बात करनी हो तो आप चाहें तो कल अदालत में सब कुछ बता सकते हैं। श्री राम ने तो चुप करवाते हुए कहा, जिस पर वो आगे पीछे तमाम लोगों को देखने लगा, जो उसी ही की तरफ मतवज्जो थे, मगर अदालत का सुनकर उसके पैरों से जैसे जमीन जान निकलने लगे थे। देखो शेराम, तुम जो कहोगे ना वो मैं कर दूंगा। तुम जो चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। देखो हम बैठकर बात करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। शपथ एक फरेब आदमी था, उसके सामने झुक रहा था, जैसे उसे अब काफी डर महसूस हो रहा था। शेराम मलक मुनाफों के साथ नहीं बैठता, उस साथ लहजे में कहता हुआ वहां से जाने लगा था। और हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि कुछ लेकर कुछ देकर तुम मामले को दोबारा दबा दोगे तो तुम्हारी गलत फहमी है। मैं अब तक सिर्फ अपने दिन गिनवाए, क्योंकि तुम हार चुके हो। अपनी बात इसके मुंह पर थोकता हुआ बड़े बड़े रग बढ़ता वहां से चला गया था, जबकि शेराम मलक का पूरा नाम सुनने के बाद उसका शक यकीन में बदल चुका था। उफ, कौन रो रहा है इतनी जोर से, चीखे मारकर। यूसुफ अपने कानों पर हाथ रख के सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। हवेली के गेट पर किसी की गाड़ी रुकी हुई थी, यानी कोई मेहमान आए हुए थे। वो भागता हुआ बाहर की तरफ गया, जहाँ उसकी मॉम खड़ी थी। हाला जानी मॉम के साथ खड़ी हुई आंटी को वो आसानी पहचान चुका था, जबकि उसके साथ ही सामने एक अंकल खड़े थे, जो यकीनन उनके बाबा के दोस्त और आंटी के हस्बैंड होंगे। उनकी गोद में एक रोती हुई बच्ची भी थी, जो उनकी बेटी थी। यूसुफ, मेरी जान, कैसे हो छोटे नवाब। अस्सलाम वालेकुम हाला जानी, मैं ठीक, और आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हालांकि जान।
सोनी ने झुककर छोटे से बच्चे के माथे पर बोसा दिया। अच्छा, अब यहीं खड़े रहना है या अंदर भी चलोगे? शादी की बात सुनकर सब हंसने लगे और हवेली के अंदर आए, जबकि उनकी बेटी अब तक रो रही थी। हाला जानी, एक बात पूछो? पूछो हाला की जान, ये आपकी बेटी इतना रो क्यों रही है? यूसुफ के पापा सब हंसने लगे। वो दरअसल सोनी यूसुफ को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उसके रोने से डिस्टर्ब हो रहा है। एग्जैक्टली, शालिया के पापा जड़ से यूसुफ ने कहा, जिस पर सोनिया मुस्कुराने लगी। दरअसल ये जगह, ये शहर, ये मुल्क उसके लिए अनजान है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्ब है। यूसुफ जाए, आप उन्हें बाहर ले जाएं अपने साथ गार्डन में। शाबाश। बट मॉम, यू नो मैंने गर्ल्स से फ्रेंडशिप नहीं करता। मेरी जान, ये कोई गैर या फिर आपकी दोस्त स्कूल मेट थोड़ी है, ये तो आपकी खाला जान की बेटी है ना, आपकी कजन। अपनी मॉम की बात सुनकर यूसुफ अपनी जगह से एक टचन वाले अंदाज से उठा और कदम बढ़ाता हुआ सामने वाले सोफे की तरफ आया, जहाँ वो बच्ची अपने बाबा की गोद में बैठी हुई थी। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी, जबकि उसकी नाक रोने की वजह से सुरख हो रही थी। मोहन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। यूसुफ के बाप पर वो बच्ची मुंह बनाते हुए मस्जिद अपने डैड के गोद से चिपक गई थी, जिस पर यूसुफ के चेहरे पर सत तासत आने लगे, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। आई सेड कम ऑन, यूसुफ ने फिर से कहा, जिस पर वो अपने डैड के सीने में छुप गई। आई एम सॉरी मॉम, यूसुफ ने सख्त लहजे से कहा और खुद चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। बेटा आरू, अब मम्मा के पास जाओ, मैं अभी ऑफिस में अंकल से मिलकर आता हूँ। डैड ही बात सुनकर वो जल्दी से सोने के गोद में बैठ के, जबकि शफकत इशफाक से मिलने ऑफिस में चला गया। बच्चों, तबीयत कैसी है आपकी? क्या चल रहा है आजकल? सब ठीक तो है ना? आपकी मैरिड लाइफ? बस सोनी, ये तो नहीं कहूँगी कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यूसुफ के आने के बाद से मेरी जिंदगी काफ़ी बेहतर है। सोनी के पापा, उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। अशफाक भाई कैसे हैं आपके साथ? वो ज़्यादातर घर में नहीं होते। जब यूसुफ इस दुनिया में आने वाला था, तभी अम्मा जान हमारा साथ छोड़ गई थी, और उस दिन के बाद से आज का दिन है जो अशफाक एक बार भी घर रुके हों। वो ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में ही रहते हैं। घर बहुत ही कम आते हैं, और आते भी हैं तो चंद घंटों के लिए। तभी अक्सर यूसुफ उनसे नाराज रहता है। शाज़ा का लहजा अब काफ़ी उदास सा होता, जबकि सोनिया समझ चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ खास खुश नहीं है, बस जी रही है। आप परेशान ना हो बच्चों, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सोनी ने उसे हौसला देते हुए कहा, जिस पर शादी के लबों पर एक दुख बड़ी मुस्कुराहट आई थी, जिसे देखकर सोनी बहुत उदास हो गई थी।